कहते हैं कि अगर इरादे बुलंद हो और मेहनत में सच्चाई हो तो सफलता कदम चूमती है। आज हम दौसा जिले के भावता गांव में, जहां देश भर की कठिन परीक्षाओं में शामिल नीट परीक्षा में सफलता हासिल कर अपने परिवार और पूरे दौसा जिले का नाम रोशन किया है। कैसा रहा उनका सफर, कैसी रही है यात्रा, इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। और हमारे साथ है उस तमाम परिवार के सदस्य। बहुत बहुत बधाई आपको सबसे पहले इस सफलता के लिए। थैंक यू सर। सबसे पहले आपका नाम और परिवार में कौन कौन सदस्य है और क्या काम करते हैं उनके बारे में बताइए। सर मेरा नाम दिलकुश प्रजापत है और ये सब मेरे गार्जियंस मेरे साथ हैं, मेरे पापा हैं और ये सभी अंकल और दादा। उससे नहीं, क्या काम है आपका? पूछते नहीं तो यही है कि रोड लाइन में काम करते हैं लोग, और हम्म। दादाजी वो मटकी वगैरह बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं। कितनी रैंक आई है आपकी? और मेरी ऑल इंडिया रैंक 2826 है और कैटेगरी रैंक 1051। अटैम्प्ट तो मेरा 5th था, लेकिन मैंने तैयारी जो नीट की थी वो 4 साल की है। कहाँ से आपने तैयारी की? अच्छा, पहले साल में मैट्रिक प्रिंस में था, लेकिन वहाँ पर थोड़ा बैठा नहीं था। उस बाद में आगे फिर 3 साल के लिए मैं मैट्रिक किया था, मैट्रिक अच्छा। से डिवीजन सी करा। अच्छा, मैट्रिक से आपने की है। हाँ। कैसा क्या माहौल था मैट्रिक का? किस तरह का वहाँ पर पढ़ाई का शेड्यूल था? किस तरह बच्चों पर ध्यान दिया जाता था? कम से कम इतना सिस्टम चाहिए होता है कि बच्चे के ऊपर प्रेशर कम से कम ना ही आए तो बेटर हो। तो वो सिस्टम मेरे को मिला। और यही है कि सबसे पहली बात ये होती है कि टाइम पे सिलेबस हो, हाँ, बिल्कुल। ताकि सिलेबस ना हो तो फिर बच्चा अकेला क्या ही कर सकता है। तो टाइम पे सिलेबस उन्होंने करवाया। और उसके बाद जो मेन चीज़ होती है वो DTS का सिस्टम अच्छे से हो, और इतना सिस्टमेटिक हो चीज़ें कि सफिशिएंट टाइम मिल पाए बच्चे को। बिल्कुल और बिल्कुल। वो अगर कभी कभार रहता है कि बच्चा मिस कर देता है क्लास, या किसी फंक्शन में चला जाता है, गाँव चला जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, तब किस तरह ये लोग मैनेज करते हैं? किस तरह आप बैकअप प्लान तैयार करते हैं? नहीं, वैसे अगर कोई क्लास छूट जाए तो वहाँ पर मैट लैब होती है, जहाँ पर हम वीडियो लेक्चर्स होते हैं वो हम देख सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डेड होती हैं। और अगर फिर भी समझ नहीं आए तो चीज़ें, और टीचर्स हमारे साथ होते हैं, तो वो ज़रूरत पड़ने पर तो एक्स्ट्रा क्लास भी ले सकते हैं। कभी बच्चा क्लास में झिझकता है, बात नहीं कर पाता, तो क्या 1 by 1 समझाया जाता, डाउट क्लियर करवाए जाते? क्योंकि अक्सर कुछ बच्चे बोल नहीं पाते। वो तो सर जनरली हिंदी मीडियम में तो यही होता है कि बच्चे सामने टीचर्स के सामने खड़ा हो नहीं पाते हैं जनरली। बिल्कुल बिल्कुल। ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस होती है। तो इसके लिए यही होता है कि डाउट काउंटर होते हैं, वो टीचर्स वहाँ से अलग से होते हैं। अगर आप जाओ कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप अलग से जाके भी आप पूछ सकते हैं चीज़ें। वहाँ का माहौल किस तरह का था? जिस तरह कोटा की बात की जाती है ज़्यादातर है नीट और जेई के लिए, सीकर में किस तरह का माहौल था? ऐसा कुछ जरूर नहीं है, अब तो सीकर भी आपको पता ही है कि काफ़ी अप जा चुका है। जैसे लास्ट 2 ईयर में ऑल इंडिया रैंक 1 सीकर से ही थी। तो ऐसा नहीं है कि अब सीकर पीछे है, बहुत आगे जा चुका है। आजकल हर कोई सोशल मीडिया से जुड़ा है, हर बच्चे बच्चे के पास हाथ में फ़ोन है। आपने किस तरह सोशल मीडिया को मैनेज किया? क्या आप चलाते थे, नहीं चलाते थे? फ़ोन कौन सा यूज़ करते थे? सर सोशल मीडिया का तो ऐसा है कि वो आपका नुकसान भी कर सकता है और फ़ायदा भी कर सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चीज़ें थोड़ा कंट्रोल वे में रखो और उसका सही यूज़ करो अगर सोशल मीडिया का, तो आपके लिए बहुत अच्छी बेनिफिशियल चीज़ है वो। और अदर चीज़ों में अगर आप चले जाते हो तो आपका नुकसानदायक सौदा भी हो सकता है सोशल मीडिया। तो मेरे पास मोबाइल था, सोशल मीडिया पे मैं जुड़ा रहता था। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो जैसे ChatGPT हो गया, और भी बहुत सारे टीचर्स होते हैं ऑनलाइन भी। तो कोई चीज़ समझ ना आए तो वहाँ से वो बहुत बेनिफिशियल चीज़ साबित हो जाती है। जिस तरह आपने बताया, हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की कि आप 12th तक तो आप दौसा में ही पढ़े, और उसके बाद बाद में प्लान किया, बाद में मन बना कि यार मुझे नीट कर लेनी चाहिए। ये कैसे विचार आया? सर मेरा कोई आज से 4 साल पहले, और गांव में ऐसे कुछ जाता नहीं था। तो अभी अंकल है नहीं साथ में, तो उनका ही था प्लान कि उधर जाने का। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था ऐसे कि नीट का। और फिर बाद में गए तब पता चला, तो उन्हीं का प्लान था। डर नहीं लगा कि यार, जहाँ बच्चे 9th क्लास से ही तैयारी शुरू कर देते, 11th से शुरू कर देते, आप 12th की बात कर रहे हो, सिलेक्शन होगा नहीं होगा? सर ऐसे डरने की कोई बात नहीं है, देखो इंसान है। ये है कि अब अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो यही है कि मैं अगर यहाँ हूँ ना तो और बच्चे यहाँ हैं, और मुझे यहाँ से यहाँ जाने के लिए बराबर करने के लिए बस ये है कि थोड़ा टाइम मुझे एक्स्ट्रा लग सकता है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप मुझे रोक दो, ऐसा कोई है नहीं। ओवरऑल कितना परसेंटेज रहा रिजल्ट मैट्रिक्स का? मैट्रिक्स में 700 प्लस स्टूडेंट बता रहे हैं, जिसमें 4500 उसमें पढ़ते थे। उसमें से 700 प्लस सिलेक्शन है, तो वो एक बहुत ही अच्छा रेशो है। और अदर्स इंस्टीट्यूट की तुलना में देखा जाए, आप जो आने वाले बच्चे हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, 11th 12th में है,
उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? वो किस तरह अपना प्लान बनाए, किस तरह अपना गोल हासिल करे, क्या कमी छोड़ देते हैं बच्चे? सबसे पहली बात तो ये होती है कि एक अच्छा सिस्टम आपके पास होना चाहिए। जनरली बात करें तो फर्स्ट वह आता है इंस्टीट्यूट। अगर हम्म, आपके पास इंस्टीट्यूट अच्छा नहीं है तो आप अकेले में मतलब उतना कवर कर नहीं पाओगे चीज़ें, उतना मैटर आप संभाल नहीं पाओगे। तो सबसे पहली बात ये होती है कि आपके पास सिस्टम अच्छा होना चाहिए, ताकि वो एक सही टाइम पर अपना सिलेबस करा के अपन को दे सके, ताकि हम अपने पास सफिशिएंट टाइम बच सके और अपन बाद में भी जो सेल्फ स्टडी का टाइम अच्छे से बना सके। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये होता है कि सिस्टम अच्छा होना चाहिए, और उसमें भी इंस्टीट्यूट। उसके बाद आता है कि जैसे डीटीएस स्टार्ट हो जाती है बाद में, तो डीटीएस में यही होता है कि उसका जनरली देखो, जो अच्छा बच्चा होगा ना, उसमें तो है कि उसको आप कैसा भी सिस्टम पकड़ा दो वो कर लेगा मैनेज। लेकिन अगर सबको देख कर अपन चले तो कई बार ये हो जाता है कि कई डीटीएस में इतना सिलेबस दे दिया जाता है कि वो कवर नहीं होगा, आप कुछ भी कर लो नॉर्मल इंसान से। तो उस सबको देखते हुए अगर सिस्टम बनाया जाए तो मैट्रिक्स का बहुत बेटर सिस्टम था। सही गाइडेंस और डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़े तो सफलता जरूर मिलती है। कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा हमको, तो हमारे तो उनकी बड़ी हाँ हाँ। परिवार की वातावरण बढ़े और आगे बढ़ेगा तो अच्छा ही प्रयोग मिलेगा सब। पहले से कोई परिवार में या आसपास गांव में था कोई आपके परिवार में पहले से कोई? डॉक्टर नहीं था। कोई नहीं था। कैसा था ये बचपन में? क्या पढ़ने में था, शरारत था या बदमाशी करता था? नहीं नहीं, बदमाशी करता था, छात्रा को होता भी हाँ? अच्छा, बदमाशी नहीं करता था, नहीं। पढ़ने में था। हाँ बाबा, क्या कहना चाहोगे? हाय मैं सोनू सामने को जाने काय कह दिया। हाँ, सफल राम है, बढ़िया है, बढ़िया पढ़ रहा है। हाँ, और हम तो ये चाहते हैं कि मतलब इसकी लाइन लागे तो मतलब और भी बच्चा मतलब शिक्षित हैं आगे बढ़े और आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़े। हाँ जी। बढ़िया तो सब बढ़िया बढ़िया, तो आगे बढ़िया परिवार को नाव करे और रोशन करे, सीखेंगे बच्चा हाँ। भी और भी शिक्षा लागेगी। हाँ। शिक्षा में बढ़िया तो माँ का भी नाम रोशन हुआ। किस तरह सपोर्ट रहा परिवार का? परिवार का सपोर्ट है, जैसे इनके ऊपर किसी तरह का प्रेशर भी नहीं डाला भाई तू इतने नंबर लाने हैं, तेरे को इतना इसको इसको बोला सिर्फ सिर्फ तू पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है इनको और कुछ नहीं करना है, ऐसे बोला था इनको। कुछ इन्होंने कर दिखाया जो सोचा था ना इन्होंने। आपको विश्वास था कि कर पाएगा? विश्वास तो था ही सर, हाँ। विश्वास था इनके ऊपर पूरा कि ये एक दिन करके दिखाएगा। ऊँची बहुत अरे होना भी चाहिए, बच्चे का जब विश्वास करते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चा भी उस डबल उम्मीद से वो मेहनत करता है और परिवार की उम्मीदों पर खरा उतरा। कुछ महिला है, हम उनसे भी बात करेंगे। हाँ जी। हाँ। हाँ जी, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया। बढ़िया। किस तरह था ये पढ़ने में शुरू में, बचपन में? जिस तरह ज़्यादातर है बच्चा माँ के पास ज़्यादा रहता है, महिलाओं के पास ज़्यादा रहता है, किस तरह की विचार थे इसके? बढ़िया तो शुरू से ही रुचि से पढ़वाती। अच्छा, शुरू से रुचि थी। हाँ जी। मैं तो कहीं सब कोई हाँ, बोलो जी, आप बोलो। सही तो सब कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है? बढ़िया लग रही है खूब। भगवान आप बोलो करो और यहाँ को सब से तो हो जाए वैसे ही। बहुत अच्छा लगा है कि एग्जाम पास कर। किस तरह की ये बातें करते थे? ये तो डॉक्टर की करते थे। हाँ, अगर हम बात करें पढ़ाई की, कैसा आपका रूटीन था? कब आप उठते थे, कब आप सोते थे, कब आप रिलैक्स करते थे, कब अपनी पर्सनल चीज़ों पर ध्यान देते थे? जनरली यही है कि ऐसे अगर आप चीज़ों के साथ टाइमिंग के साथ अगर रेगुलर बने रह सकते हो तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन ऐसा 100% नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ऐसा नहीं हो सकता कि आप लगातार पूरे 1 साल और एक फिक्स टाइम पीरियड को लेकर आप चल सको, ऐसा नहीं होता है। तो जनरली होता ही है कि आप जितना बेस्ट कर सकते हो, एक रेगुलर आप रह सकते हो तो उतना रहिए। आपका क्या शेड्यूल था सुबह उठने से लेके सोने तक का? मेरा जो है वो 2 बजे कोचिंग रहती थी, हाँ। शाम का बैच था। तो उसके लिए ये होता था कि रात को लेट तक पढ़ लेते थे, सुबह उठने में परेशानी होती थी। तो लेट तक कितना भी 1 2 कितने भी बज जाएँ, लेकिन मैं सोता ज़्यादा था तो 7 घंटे 8 घंटे कभी 10 भी बज जाता था। लोग कहते हैं कि हम कम से कम में स्कूल और कोचिंग के अलावा 8 से 10 घंटे पढ़ते हैं। नहीं, नहीं, इतना देखो हो नहीं सकता ना। आप हाँ। 7 घंटे कोचिंग जा रहे हो और हाँ। उसके बाद आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, 17 घंटे हो गए, फिर सोओगे कब आप? तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, वो करने वाले कर ही देते होंगे। ऐसे तो ऐसा नहीं है कि हमने कभी किया नहीं, हमने भी जब शुरू-शुरू में गए थे, तो हमने भी कई बार 18 घंटे पढ़ने की सोची थी, तो हाँ। उसका इतना रिजल्ट बन नहीं पाता है। अगर आप 18 घंटे भी पढ़ोगे तो आप उतना सो नहीं पा रहे हो। आप दिन में नींद से लड़ रहे हो, उतना आपका एफिशिएंसी आएगी नहीं ना जितना आप चाह रहे हो। तो आप सफिशिएंट सोइए, उसके बाद जितना बचता है
आप पढ़िए। मैं तो ये कहता हूँ कि भविष्य में बच्चे इसको देख के और सारे बच्चे यही पढ़ना ले और यही काम करते पढ़ते बिल्कुल। रहे बच्चे। ये बहुत खुशी की बात है। परिवार हमारे परिवार का नाम रोशन किया है और बच्चे शुरू से ही पढ़ने में भी अच्छा था और स्वभाव से भी अच्छा। तो ये थे हमारे साथ दिलखुश प्रजापति जिन्होंने नीट में सफलता हासिल की है। परिवार के सभी सदस्यों के चेहरों पर खुशी है, क्योंकि खुशी वाजिब भी है, क्योंकि उन्होंने अपनी सफलता के झंडे गाड़े और कहीं ना कहीं वो आने वाले बच्चे के लिए एक प्रेरणा बनेंगे, जिससे बच्चे भी है वो सीख कर है, इनके एक्सपीरियंस लेकर है वो आगे बढ़े। तो मैं धनराज, जगत तक न्यूज़, भामता गाँव।